ओके चलो, नाउ आई विल टेल यू इन शॉर्ट अबाउट द मेम्ब्रेन्स. एग मेम्ब्रेन, जैसे हमने टाइप ऑफ एग्स किए वैसे नाउ टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन और क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन. क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन. येस येस. आता ह्यूमन एग कसा आहे मग? व्हॉट यू कॅन से, ह्यूमन एग इज अलेसिथल and egg distribution अलेसिथल and आइसोलेसिथल. ओके, नीट क्वेश्चन है तो लिखो एंड हाईलाइट करो. एंड इवन तुम्हारे एचएससी ने बहुत ज्यादा, मैं सुबह कर रही थी, मैंने सोचा चलो अरे एनसीईआरटी ने इतना शॉर्टकट मारा है आज मेरा खत्म हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस. लेकिन फिर मैंने एचएससी खोल के देखा तो एचएससी में भरा पड़ा रिप्रोडक्शन है, एनसीईआरटी से कई गुना ज्यादा. ओके, तो बोर्ड वाले आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन. सो बेस्ड ऑन अगेन ovum plus egg membrane, write it down, ovum plus egg membrane. Okay, the first one, so it is divided into three. Again, it's primary egg membrane, secondary egg membrane, yeah, and tertiary. सो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है? देखो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ओवम बनाता है, मेड बाय ओवम. ओवम और सेकेंडरी oocyte, और यू कैन से ओवम और हियर यू कैन नॉट सेकेंडरी, इवन प्राइमरी में ही आ जाता है वो प्राइमरी oocyte. सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो ये ओवरी बनाती है. सो दिस इज मेड बाय ओवरी. एंड टर्शरी एग मेम्ब्रेन यूटेरस बनाएगा. का प्राइमरी oocyte. या इट्स प्राइमरी 1 डिग्री. ओके, 1 डिग्री. टर्शरी बनाएगा यूटेरस और ओविडम. ओके, सो विच आर द एग्जाम्पल? बोलो, ओवम ने कौन सा मेम्ब्रेन उसके सराउंडिंग में डाला था? प्राइमरी oocyte में क्या आ गया था? प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में क्या आ गया था? नॉन सेल्यूलर लेयर. Yes, zona pellucida. Zona pellucida. Yeah, it is zona pellucida. किसमें होता है? मैमल्स में होता है, सभी मैमल्स में होता है. सो राइट इन ब्रैकेट मैमल्स. झोना पेल्युसिडा. हो, कोणी बनवला प्रायमरी एग मेम्ब्रेन? तर प्रायमरी oocyte ने बनवला. सो इफ यू रिमेंबर द डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, तर इथे प्रायमरी आले होते, प्रायमरी oocyte ने त्याच्या भोवती एक मेम्ब्रेन बनवलं होतं. दॅट वॉज अ झोना पेल्युसिडा. ओके, झोना पेल्युसिडा दैट इज इन मैमल. हम लोग मैमल का ही करते. ओके, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन अपने कौन सा आया फिर बाद में? उसके अगेंस्ट आया कोरोना रेडिएटा. राइट, कोरोना रेडिएटा. एंड कोरियन होगा इंसेक्ट में. कोरोना रेडिएटा इन ह्यूमंस और इन मैमल्स यू कैन से, एंड कोरियन रहेगा इंसेक्ट में एज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन. ओके, tertiary membrane is absent in humans. We do not have the tertiary membrane. Chorion, 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 insect मध्ये. And uterus, tertiary egg membrane is absent in case of humans. No tertiary membrane in case of humans. But ये होता है ऐसे frog में, amphibian में. एम्फीबियन का फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है?
एग्स वो ले करते हैं, स्पर्म बाहर उसके आते हैं। पानी में उनका कॉपुलेशन अगर होता है तो वो काफी सारे, जनरली कॉपुलेशन पानी के नियर ही होता है, और वो फीमेल इज लेइंग सो मेनी एग्स एंड ऑन दैट एग्स द मेल इज डिपॉजिटिंग। जब उनका कॉपुलेशन स्टार्ट होता है तो फीमेल स्टार्ट रिलीजिंग द एग्स, and sometime the male tired so much, female dies after copulation. That is the method of their copulation. Okay, and then male deposits sperm on the eggs. तो वो eggs जो, हाँ, तो eggs जो आते हैं वो ऐसे गुच्छों में आते हैं, फीमेल eggs काफी सारे बंचेस में आते हैं, और इसके अगेंस्ट एक जेली कोट सराउंड होता है. So that is a tertiary membrane. In case of amphibians. Tertiary membrane is only in amphibians. Yes, it is only in amphibians. I mean, what have you drawn inside the tertiary membrane? Is a jelly coat. तो फिर अच्छा, तो फिर वो क्लस्टर्स में होता है. क्लस्टर्स में एग ले करती है ना फीमेल, और वो पानी में होता है, तो वो पानी में श्रिंक ना हो या पानी उसको खराब ना करे तो उसको एक जेली कोट लगा देती है, So डाल देते हैं उसका यूटेरस. तो दैट इज अ टर्शरी. और अपना जो शेल होता है, अंडे, एक अंडे तो सभी लोग खाते हैं ना, शेल होता है, शेल के नीचे एक छोटा सा पतला सा मेम्ब्रेन होता है. जब बॉइल्ड एग निकालते तो वो पतली सी मेम्ब्रेन निकलती. कभी करते हो क्या काम किचन में? अगेन किचन मध्ये काम केलं तर समजेल. एक का शेल होता है, उसके नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है. जब बॉइल्ड एग करते हो तो ध्यान से अभी उसको खोलो. So even birds have tertiary membrane. Yes, so that is a tertiary membrane. Shell and shell membrane Is a tertiary membrane, which is in aves and reptiles. तो जब मेम्ब्रेन रहेंगे तो 1+2 प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, जनरली इन मैमल्स एंड इंसेक्ट. हाँ, शेल एंड शेल मेम्ब्रेन इज अ टर्शरी. शेल के नीचे एक पतली सी लेयर होती है. ध्यान से देखो, अभी बॉइल्ड एग खोलो, देखो तो अभी बॉइल्ड एग करो घर में और मेम्ब्रेन के लिए देखो. तो फिर मेडिकल में कैसे जाएगी वहां पे? तो ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करना पड़ेगा. तो ये कहाँ खा रही है, सिर्फ प्रैक्टिकल कर रही है. तो 1+2 mammals, aves and reptiles, prototherian, egg laying mammal. कौन है egg laying mammal? Ma'am. Platypus. Hello. 1+3 मतलब प्राइमरी प्लस टर्शरी किसमें होता है? एम्फीबियन, बर्ड्स. इट इज 1+2 मेम्ब्रेन कोणामध्ये असतात? मॅमल्स मध्ये आणि इन्सेक्ट मध्ये. हो ना, हे कुठले कुठले मेम्ब्रेन आहेत? प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. कोण कोण, काय क्लासिफिकेशन आहे त्यांचं? ओके, प्रायमरी म्हणजे काय? जे ओव्हमने दिलेले, प्रायमरी ओसाइटने काय दिलं? झोना पेल्युसिला. सेकंडरीने काय दिलं? ओव्हरीने काय टाकलं? त्याच्यावर अजून एक कोट टाकलं, दॅट इज अ कोरोना रेडिएटा. 2 लेक्चर मिस केले, त्याच्यात झालं होतं. होपफुली प्रीशा होती, तिला आठवतं. टर्शरी मेम्ब्रेन मध्ये मग सगळे ते एग झाले की त्याच्यावर एक जेली कोट येतं, दॅट इज अ टर्शरी मेम्ब्रेन. 1+3 म्हणजे प्रायमरी प्लस टर्शरी कोणामध्ये असतं? एम्फिबियन्स आहे, बर्ड्स आहे, रेप्टाइल्स आहे, प्रोटोथेरियन मॅमल्स आहेत. Prototherian mammals are the egg laying mammals. पण 1+2+3 असं कोणामध्येच नसतं. सगळे मेम्ब्रेन कोणामध्येच नसतात, कुठले तरी 2. गेटिंग इट? सो 1+2+3 हे सगळे मेम्ब्रेन एका एनिमल मध्ये नाही. एक तर 1+2 आहे, 1+3 आहे, 2+3 आहे, पण 1+2+3 नाही. Therian mammals, prototherian, are egg laying. Primitive mammals.
क्लियर? बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर सबको? ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेशन. सो एग ऑफ मैमल में क्या है? जोना पेल्यूसिडा एज अ प्राइमरी मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा. फॉलिकुलर सेल जो उसको क्राउन चढ़ाता है, प्रिंसेस को क्राउन चढ़ाता है. सो दैट इज अ, है ना, अभी वो बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी करनी है, तो ओवरी उसकी मम्मा, उसने उसको क्राउन चढ़ा दिया, तो बन गया कोरोना रेडिएटा. कैसे कैसे करके बोलती हूँ, एटलीस्ट उनको ध्यान रहे, होपफुली, है ना. हेलो. Zona pellucida is acellular. So if I draw the structure of secondary oocyte, तो ये secondary oocyte, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या Na की 2n है, n है, उसके ऊपर ये नॉन सेल्यूलर लेयर चढ़ गया. So you get question or draw the neat and label diagram of human secondary oocyte or ovum. हेलो, आवाज नाही येते. पण माझं तर इंटरनेट कनेक्शन आहे इथे चांगलं. नाही, मी अगदी जवळ आहे. नॉर्मली जसं बसतो ना आपण इकडे समोर टेबलवर, तशीच आहे. तू एकदा रिफ्रेश कर ना. हा, कुठलेही मेम्ब्रेन दोनच असतात. एक तर पहिला असेल प्रायमरी सेकंडरी किंवा प्रायमरी टर्शरी, पण 1+2+3 मेम्ब्रेन कोणामध्ये नाही असं नाही. हा, नाहीतर मग तू फोनवर करतेय लेक्चर की कशावर करतेय? हा, मग फोनवर शिकतो, बघितलं. अब वो मैं नहीं बता सकती हूँ. हाँ, बहुत कुछ कुछ एक्सक्यूज है, जाके मम्मी को बोलो डब्बा दे देगी. हाँ कर. So fertilization and development. ओके, तो जोना, हाँ क्या बोल रही थी मैं, एक का डायग्राम बना रही थी ना यहाँ पे. हाँ, तो ये किसने डाला? ये जो है जोना पेल्यूसिडा, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर. ओके, एंड जोना पेल्यूसिडा के सराउंडिंग देयर इज अ थर्ड लेयर. अभी इंटरनेट अनस्टेबल हो गई, ठीक है. दिस लेयर इज कॉल्ड एज, फॉलिकुलर सेल ने बनाया ना इसके अगेंस्ट, ये क्राउन पहना दिया प्रिंसेस को, तो ये हो गया कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा के सेल एक दूसरे से चिपके हुए हैं विद द हेल्प ऑफ, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वो स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो कैसे करेगा. सब कुछ आधा आधा, आधा भी नहीं, 100 पता है ईशा. यस गार्गी, आर यू एबल टू हियर नाउ? Yes, ma'am. हाँ, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग. तुमको क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग. तो ह्यूमन एग में दो ही चीजें अगर निकाल देना, सो दिस इज से सेकेंडरी oocyte एंड उसका ये एन न्यूक्लियस, जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, बस खत्म. यू विल गेट 2 मार्क्स. कितना सिंपल हो ना संकेत. चलो, सो फर्टिलायझेशन अँड डेव्हलपमेंट. मॅम 1 मिनिट, मी ती डायग्राम नव्हती ड्रॉ केली, एकदा दाखवा ना.
हा अजून एक शेलच्या बेसिसवर एक सांगते फक्त. सो क्लिडॉइक एग आणि नॉन क्लिडॉइक बोलले होते मी आधी पण. ठीक से बैठो. क्लिडॉइक एग अँड नॉन क्लिडॉइक. झाला डायग्राम गार्गी? मॅम तुम्ही ते 2 काय लिहिलंय? सेकंडरी oocyte. हा सेकंडरी oocyte किंवा त्याला एग पण म्हणू शकतात. सेकंडरी oocyte किंवा एग ओके. किंवा ओवम. एकच मिनिट मॅम. कारण हे पॅरलल टर्म्स तुमच्या एनसीईआरटीने आणि एचएससी ने यूज केलाय, पण ओव्हम आणि सेकंडरी oocyte मध्ये फरक आहे. सेकंडरी oocyte इज completing the meiosis 1 and ovum is completing after sperm entry. Secondary oocyte is turning into ovum or ooty. sperm entry के बाद उसका meiosis खत्म होगा, है ना? ठीक है. हाँ मैम. So based on the Yes, ma'am. shell, it is classified again into 2, है ना? Shell is a cleidoic egg and non-cleidoic egg. क्लिडॉइक एंड नॉन क्लिडॉइक. क्लिडॉइक में शेल प्रेजेंट रहेगा, शेल प्रेजेंट, इसमें शेल एब्सेंट. शेल मतलब अंड्याचं जे वरचं व्हाईट शेल आहे ते शेल, त्याच्यामध्ये शेल आहे तो क्लिडॉइक एग. जनरली जे टेरेस्ट्रियल एग आहेत, टेरेस्ट्रियल एग लेइंग आहेत जसं हेन, आणि सफिशियंट योक त्याच्यामध्ये, सो इज अ क्लिडॉइक एग. लिहा गौतम, मी माझ्यासाठी नाही लिहित. आणि ज्यांना शेल नाहीये, सफिशियंट एग, क्लिडॉइक इज अ सेल्फ सफिशियंट एग, त्याला काही कोणाची गरज नसते, त्याच्यामध्ये भरपूर योक पण आहे. आणि नॉन क्लिडॉइक ज्याच्यामध्ये शेल नाहीये, म्हणजे आपण विव्हिपॅरस किंवा जे पाण्यामध्ये एग देत आहेत, वॉटर एग, जे पाण्यामध्ये एग देतात, दॅट इज अ नॉन क्लिडॉइक. ओके, ते नॉन क्लिडॉइक झाले. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्टिलायझेशन अँड डेव्हलपमेंट. Okay, now what do you mean by fertilization? Yeah, fusion of male and female gamete. Write down what is the meaning of fertilization. Okay, so it is a fusion of male and female gamete. Is a fertilization. Now fertilization is following some steps. So first is so fusion of male and female gamete is also called as syngamy. So the first event in fertilization is syngamy. The second event is plasmogamy. So what is the plasmogamy? So this is a syngamy, fusion of male and female gamete is a syngamy. What is the plasmogamy? It is a fusion of the cytoplasm or plasma membrane. देखो, plasmogamy, fusion of plasma membrane of both male and female, है ना? The third is a karyogamy. Yeah, so fusion of their nucleus. Fusion of nucleus is a karyogamy, and the final PM is plasma membrane. plasma membrane, not cytoplasm. हाँ, cytoplasm और plasma membrane both you can say. Plasma membrane fuse झाला म्हणजे cytoplasm पण त्यांचं mix झालं.
In case of sperm, the cytoplasm is only towards the tail region, very less. Then the next is amphimixis. Amphimixis is, आता हा पण हॅप्लॉइड होता आणि हा पण हॅप्लॉइड ना, मेल वॉज हॅप्लॉइड अँड फिमेल वॉज हॅप्लॉइड गॅमेट, राईट. मग त्यांचं क्रोमोझोमचं मिक्सिंग. सो हियर मिक्सिंग ऑफ देअर क्रोमोझोम. म्हणून तर वी गेट सम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ mother, some characteristic of father, okay, in the sexual reproduction. So mixing of chromosome is amphimixis. And the next is then finally हे सगळं झाल्यावर zygote is forming. So movement of sperm is random. It is not a directional movement कि उसको इसी डायरेक्शन में जाना है. Is not fixed. भटका हुआ है. And वो भटके हुए को राह दिखाना towards fusion. There are certain adaptation. Like, so fertilization is by chance. Sure shot है क्या? नहीं. Fertilization is by chance. तो वो chance लेने के लिए what are the features that sperm is acquiring? So sperms are released in great number, 200 to 300 million. लिखना ही है, मैं मेरे लिए लिख रही हूँ, क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे लिखना आता है कि नहीं अभी डिजिटल पैड पे. या सो व्हाट आर, सी फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ये भी अभी ध्यान नहीं तो कैसे ध्यान रहेगा? क्या बोला फिर मैंने? Fusion, so movement of sperm is random, directionless, and to achieve the fertilization, so 200 to 300 million sperms are released for ejaculation. Second, egg size is bigger than sperm. Egg size is bigger than sperm. And again, what else you could say? Yeah, sperms are very motile. Egg is non-motile. So you again could differentiate between sperm and the egg. नहीं, हाँ मतलब sperm में. So mitochondria is more. Obviously motility ज्यादा है तो energy ज्यादा लगेगी. So mitochondria are more. And then next, the fertilization is species specific. मतलब क्या? Fertilization is a species specific. What does that mean? Human sperm will fuse with human egg only. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर सकते हैं ना, जायंट कुछ बनाना है एनिमल. हाँ तो क्यों नहीं होगा? तो क्या होता है ऐसे? तो ह्यूमन का ह्यूमन के साथ ही, स्पर्म तो स्पर्म है, मोटाइल है, ऐसा फीचर्स है. मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है फिर भी नहीं होगा सक्सेसफुल, कितना भी मैं ट्राई करूं 100 साल अभी तो एट दिस पोजीशन. सब में होता है. ऑल मैमल्स स्पर्म इज हैविंग द एक्रोसोम. तो देखो, सो ऑन ओवम देयर इज अ फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर. So on ovum, yeah, so ovum पे जो receptor है, so this is a receptor which is why it is a species specific. Write it down. Give reason why fertilization is species specific. So there is a glycoprotein compound which is present on the ovum. हाँ, so ये ovum है. There is a glycoprotein compound which is present ovum or secondary oocyte you could say, which is called as a fertilizing. Yes, and it is having, along with this, it is having this
फर्टिलाइजिंग एंड ZP3 एंड ZP2 ये तुम्हारे HSC ने दिया है। अगर HSC की बुक साथ में है तो you could refer. Do you have that HSC, Gargi? No, ma'am, I don't have the HSC textbook. Okay. So you just write there, then later on you can refer. किधर दिया है? Let me just find out. Yes, on page number 31. बघ रे राजा, पेज नंबर 31, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग असे लिहिलंय बघ. त्याच्यात त्या पॅरेग्राफ मध्ये खालच्या 5व्या-6व्या लाईनीत दिलंय बघ, ZP3 आणि ZP2 रिसेप्टर. हायलाइट कर त्याला. सो राइट पेज नंबर 31, रेफर पेज नंबर 31 HSC. So they have the ZP2 and ZP3 receptor. आहेत का ZP2, ZP3 आणि ग्लायकोप्रोटीन Fertilizing receptor. These are called as a fertilizing receptor, ZP2 and ZP3. Okay. And the sperm is having, so this is a sperm. Sperm is having anti-fertilizer. This is anti-fertilizer. मॅम हाँ. मग फर्टिलायझिंग पण रिसेप्टरच आहे ना? फर्टिलायझिंग हा रिसेप्टर आहे. कुठला रिसेप्टर आहे? ZP2 and ZP3. ZP is zona pellucida, that is present on zona pellucida, receptor number 2 and 3. So ZP2 And ZP3, why it is specific? Due to this reason. There is a fertilizing आणि मग fertilizing anti-fertilizing fitting होईल इथे. मग फर्टिलायझिंग नाहीये रिसेप्टर. Fertilizing वर see ZP2 आणि ZP3 is a fertilizing receptor. That's a more elaborate. ओके ओके. आणि अँटी फर्टिलायझिंग कोणावर आहे? स्पर्म वर आहे. सो देर इज अ फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग रिएक्शन जर झाली तर ते ओळखतात, येस वी आर कंपॅटिबल फॉर इच अदर, लेट अस गो अहेड इन द रिलेशनशिप. येस, अँड दे फ्यूज. सो दॅट इज व्हाय इट इज अ स्पेसिफिक. ओके, आता ह्याचं डिटेलिंग आपण करू. सो डिटेलिंग करण्याआधी सो द फर्स्ट इथे येईल असते. I have now PPT में थोड़ा कम अपना एनर्जी सेव करूंगी. So the first event is a copulation where the sperms are released into the vagina and okay, आता हे महत्वाचं हा ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. That is a capacitation. स्पर्म जेव्हा इजॅक्युलेट होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कपॅसिटी नाही फर्टिलाइज करायची. When it is released into the vagina, so spermatozoa acquire the ability to fertile. It is undergoing some functional changes in the female genital tract, that is called as capacitation. Got this? तो कैपेसिटेशन कहाँ होता है? स्पर्म का कैपेसिटेशन. तो क्वेश्चन में हमको ऐसे लगता है यार क्या स्टूपिड क्वेश्चन है, तो इसमें ही होगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या यूपिडिडाइमिस. बट नोबडी थिंक, भूल जाते तब तक. काफी बार 90% ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं. सो कैपेसिटेशन ऑकर्स इन फीमेल vagina. So it acquires genital tract. It acquires certain functional changes, that is called as a capacitation, and then it gains the capacity to fertilize. So simple इस पे definition आता है, one line answer. What is the capacitation? त्याच्या वरचा पॅरेग्राफ बघ. ऍज अ रिझल्ट ऑफ कपॅसिटेशन दिसतंय का? किंवा मुवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग. ए बघ, है ना? So remaining sperm undergo capacitation. This process requires 5 to 6 hours. So again refer to page number 31 HSC. लिहून ठेवा म्हणजे जाऊन वाचाल. So after as a result of capacitation, sperm becomes extra active and start moving towards the uterus and oviduct.
हाईलाइट कर। अरे नहीं हुआ क्यों? आज उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत दिनों से यूज नहीं किया, अभी यूज कर। सो आर यू फ्री गार्गी? No ma'am, I have miles. कितने बजे? किती वाजता आहे? मॅम 4:45 ला आहे क्लास, तर मध्ये 15 मिनिटच आहे, तर मी काहीतरी खाईन तेव्हा. ठीक आहे, आता अजून 10 मिनिटं आहेत आपल्याला. सो द फर्स्ट इज अ पॉप्युलेशन इजॅक्युलेटेड, सेकंड इज अ कॅपॅसिटेशन. लिखो, फर्स्ट इज अ पॉप्युलेशन, सेकंड इज अ कैपेसिटेशन. देखो फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट पॉपुलेशन होना जरूरी है, बोला मैंने वो, अभी इसमें डिटेलिंग कर रही हूँ. कैपेसिटेशन तब नहीं बोला था. कैपेसिटेशन फंक्शनल चेंजेस ऑफ स्पर्म ऑकर्स इन द वजाइना or the genital tract of the female is called as a capacitation. Okay. So capacitation refer to this. इतना ही ध्यान में रखो, फिर मैं अपना अपना पढ़ाती हूँ तुमको. So that is what is a capacitation. I hope तुमको समझ रहा है. Yes. उसमें चेंजेस होने चाहिए, तब जाके वो जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा. That is what is a capacitation. And further steps will do tomorrow, क्योंकि अभी मैं चालू करूंगी तो वो खत्म नहीं होगा. हाँ करो, 5 मिनट फिंगर टिप्स करो, 10 मिनट. Yes गार्गी, आई एम क्लोजिंग अप. Okay ma'am, thank you.